हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11, चैप्टर 7 ऑफ इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को क्या बोल सकते हैं हम सब? प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, और इससे ही ना वातावरण बना रहता है। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट बना रहता है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? देखो, बायोटिक फैक्टर क्या हुए? जो बर्ड हुए, एनिमल प्लांट हुए, फॉरेस्ट फिशरीज हुए, जो भी लिविंग एलिमेंट है वो सब बायोटिक हो गए। और अबायोटिक एलिमेंट क्या हो गया? एयर, वाटर, लैंड। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता है कि वो एयर, वाटर और लैंड ना किसी तरीके से जो हमारे जो बायोटिक फैक्टर है, जैसे कि बर्ड, एनिमल, प्लांट को अगर बर्ड, एनिमल, प्लांट को सर्वाइव करना है तो उनके लिए एयर, वाटर और लैंड जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोटिक और एबायोटिक में क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब फंक्शन क्या होता है इन्वायरमेंट का? रिसोर्स को प्रोडक्ट देना। पहला काम तो होता है कि रिसोर्स प्रोवाइड करना। दूसरा होता है इन्वायरमेंट एसिमिलेशन। अब्जॉर्ब वेस्ट, और ये प्रोवाइड करता है ओशिएटिक सर्विसेज। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, और इन्वायरमेंट क्या करता है? लाइफ को भी सस्टेन करता है। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंट में हम सब क्या बता सकते हैं कि हम सबको रिसोर्स को सप्लाई करता है, एसिमिलेशन वेस्ट करता है, सस्टेन लाइफ करता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और ये ना एसिएटिक सर्विस लाइक स्कैनरी भी प्रोवाइड करता है। तो देखो सप्लाई कैसे करता है रिसोर्स को? जैसे कि इन्वायरमेंट से हम सब क्या करते हैं? रीनिएबल और नॉन रीनिएबल चीज़ सब लेते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हुआ, कोल हुआ, ये सब रीनिएबल, नॉन रीनिएबल चीज़ हुआ, या फिर वुड हुआ ट्रीज से। तो ये सब चीज़ हम सबको कौन देता है? इन्वायरमेंट ही देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वेस्ट को एसिमिलेट करते हैं हम सब। क्या करते हैं? वेस्ट को ना क्या करते हैं? ऐसा फंक्शन किया जाता है कि वेस्ट को भी ना एसिमिलेट किया जाए। जो रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। और ऐसा वेट मतलब होना चाहिए कि ना हम सब इतना ही वेस्ट को जनरेट करते कि ना उस हिसाब से ना इन्वायरमेंट उसको सस्टेन कर सके। ठीक है, फिर सस्टेन लाइफ प्रोवाइडिंग जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी, और ऐसा हम सबको फिर उसके बाद लाइफ को इस हिसाब से सस्टेन करना पड़ता है कि ना वो क्या करेगा? जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से सस्टेन करता है। चाहे वो बायोडाइवर्सिटी होता है, चाहे फ्लोरा फौना हुए, या फिर जो भी हम सब हुए, उन सबको कौन जीवन प्रदान करता है? हमारा एनवायरनमेंट ही करता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एसिएटिक सर्विसेज लाइक स्कैनरी, और ये क्या करता है? स्कैनरी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ना उसके बाद हम सब पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है ये सब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब देखो स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट में क्या बताया गया है कि ना इसमें बताया जाता है कि इंडिया जो अब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्स है इनके पास। ठीक है, रिच क्वालिटी सोइल है, 100 ऑफ रिवर्स ट्रिब्यूटरीज है, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, प्लेनेटरी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट है beneath the land surface, vast stretch of the Indian Ocean ranges from mountains etc। तो इसमें बताया जाता है कि हमारे जो स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट में हम सबके पास मतलब किस किस चीज़ का प्रोवाइड है, बहुत ज़्यादा हम सबको, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सबको जो इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो वो सब चीज़ क्या है? जैसे कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सोइल के को लेके हो। सोइल भी हमारे पास बहुत तरीके के सोइल होते हैं। ठीक है, चाहे वो रेड सॉइल हो, लेटराइट सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, तो हर सॉइल ना अलग अलग तरीके का, और उसमें ना अलग अलग तरीके के चीज़ को उपजाया जाता है। तो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट हमको क्या करता है कि बहुत अच्छे तरीके के, अच्छे क्वालिटी के सॉइल को प्रोवाइड करता है। 100 और रिवर और ट्रिब्यूटरीज है। देखो रिवर भी हम सबको है बहुत सारे, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, तो ये सब, कृष्णा हो, तो ये सब क्या करते हैं? रिवर हम सबके लाइवलीहुड को चलाते हैं। ठीक है, इरिगेशन में फैसिलिटेट करते हैं, वाटर के लिए करते हैं, डैम बनाए जाते हैं। तो ये सब किसके द्वारा? इन्वायरमेंट के द्वारा ही हम सबको मिले हैं। लस ग्रीन फॉरेस्ट को ही मान लो, लस ग्रीन फॉरेस्ट भी इन्वायरमेंट का ही देन है हम सबके लिए। ठीक है, उसके बाद एक जो मिनरल मिलता है हम सबको अर्थ के अंदर से, लैंड सरफेस में, वो भी किस में है? हमारे इन्वायरमेंट का ही देन है। ठीक है,
वास्ट स्ट्रेच ऑफ द इंडियन ओशन का जो वास्ट स्ट्रेच है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का देन है, और रेंजेस जो माउंटेन्स के हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सबके लिए। तो ये भी किसका है, ये हमारे एनवायरनमेंट का ही देन है, ठीक है। प्रियोरिटी इशूज आइडेंटिफाइड आर लैंड डिग्रेडेशन। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि देखो लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो हम सबको ऐसा करना चाहिए कि लैंड को डिग्रेड नहीं होने देना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। देखो ये सब चीज़ हम सबको एनवायरनमेंट दिया है, पर ना हम सब की वजह से ही ना ये सब चीज़ में ना क्षति हो रहा है, तो इस क्षति को हम सबको रोकना चाहिए। चाहे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेश वाटर के मैनेजमेंट को लेके हो, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हो। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम सबको खुद करना चाहिए। तो वेजिटेशन ऑकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और फिर बहुत सारा ना हम सबको वेजिटेशन भी खत्म हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो हम सबको ना ऐसा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम सबके एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुंचे। तो इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का उस तरीके से यूज़ करना जिससे ना वो क्या हो कि ना वो हम सबके यूज़ में आए, और फिर ना इससे रिपरकशन ना हो इन्वायरमेंट पे, और वो ना सस्टेन करे, ठीक है। तो मतलब कि देखो हम सबको यूज़ भी करना है उसको, और इस हिसाब से यूज़ करना है ताकि ना इसका ना बाद के जनरेशन भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। और तो इसीलिए हम सबको ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए, और फिर ना उसका कम से कम दोहन करना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि ना उसके बाद क्या हुआ, ब्रूटलैंड कमीशन हुआ जो एम्फेसाइज किया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सबको ना एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। उसी में से हम सबके लिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फैक्टर आया, ठीक है। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब कौन कौन सा स्ट्रेटेजीज करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। इंडिया के पास ना ह्यूजली है थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड। तो हम सबको क्या, हम सब डिपेंड किस पे है, थर्मल और फिर हाइड्रो पावर प्लांट पे अपने पावर नीड के लिए हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इस दोनों का, तो ऐसा काम करना चाहिए कि हम सब ना लो कार्बन को इमिट करें और ग्रीन हाउस गैस का यूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि ना फ्लाई ऐश विच इज नॉट यूज प्रॉपरली कैन कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, लैंड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और जो हम सब फ्लाई ऐश का भी यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट भी गंदा होता है, हमारा लैंड भी गंदा होता है, और बहुत सारे जो कंपोनेंट है अर्थ के ना वो सब भी गंदा होते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि हम सब पे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम सबको ना जितने भी हम सब गुड बैड तरीके से कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको हम सबको स्ट्रेटेजी के हिसाब से सस्टेनेबल तौर पे यूज़ करना चाहिए। एलपीजी गोबर गैस और इन रूरल एरिया, तो इसमें क्या किया जाता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वुड डंग और ना बायोमास का फ्यूल के तौर पे। और ये प्रैक्टिस में सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशन लाता है, जैसे कि ग्रीन कवर, वेस्टेज ऑफ कैटल डंग एंड एयर पोल्यूशन को लाता है, ठीक है। तो हम सबको ऐसा काम करना चाहिए कि एलपीजी गोबर गैस ये सब चीज़ को ना इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि वेस्टेज हो कम से कम, एनर्जी का वेस्टेज कम से कम हो, और फिर ना हम सब ना इसका अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सके। सीएनजी अर्बन एरिया में जो है वो कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस जो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे ना एयर पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। कुछ देखा गया है कि इंडिया में ना यूज़ जो सीएनजी का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। विंड पावर, देखो इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजली हाई, विंड मिल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो विंड मिल का हम सबको यूज़ किया जाना चाहिए। हाँ, तो ना इससे क्या होगा कि देखो ये सब चाहे एलपीजी गोबर गैस हो, ये रूरल एरिया में अगर यूज़ किया जाएगा तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक तरीके से अगर इसको यूज़ किया जाएगा फर्टिलाइजर और फिर क्या कहते हैं सोइल कंडीशनर को लेके, तो इससे क्या होगा, हम सबके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज़ होगा। सीएनजी को अगर यूज़ किया जाएगा तो क्लीनर के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। और विंड पावर को यूज़ किया जाएगा तो इससे भी कोई भी क्षति नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ को हम सबको यूज़ करना चाहिए जिससे ना किसी भी तरीके का क्षति ना हो, ठीक है। चाहे सोलर पावर हो, फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा, या मिनी हाइडल प्लांट्स हो, ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस हो, बायो कंपोस्टिंग हो। बायो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 year डिकेड्स वी ऑलमोस्ट टोटली निग्लेक्टेड द कंपोस्ट एंड कम्प्लीटली स्विच्ड ओवर टू केमिकल फर्टिलाइजर। हम सब केमिकल फर्टिलाइजर पे चले गए हैं, बायो कंपोस्टिंग को बंद कर दिया है। तो केमिकल फर्टिलाइजर से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम सबको ऐसा काम करना चाहिए कि ना हम सब क्या कर सके कि अपने बायो कंपोस्टिंग को यूज़ कर सके, और फिर बायो कंपोस्टिंग को यूज़ कर सके। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिव लैंड मिलेगा, और फिर इससे ना लैंड का सोइल का जो न्यूट्रिएंट होता है वो खराब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर डालते हैं ना तो उससे सोइल का न्यूट्रिएंट खराब होता है, पर अगर हम सब बायो कंपोस्टिंग का यूज़ करेंगे तो उससे फर्टिलाइजर खराब नहीं होगा। बायो पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं हम सब, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था जो केमिकल पेस्टिसाइड का, इससे हाई यील्ड जो वेराइटीज़ का फूड उगाने के लिए। इससे क्या होता था
कि ना हमारा जो वो था नाइट्रोजन उसमें कम हो गया था, तो इसीलिए हम सब क्या कर सकते हैं कि बायोपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए हमारे सोइल का न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हम सब कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं कि हम सबको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि वेरियस एनिमल बर्ड्स और कंट्रोल करना चाहिए पेस्ट को, जैसे कि ना स्नेक्स आर वन ऑफ द प्राइम ग्रुप ऑफ एनिमल विच प्रे अपॉन रैट्स, माइस एंड वेरियस अदर पेस्ट. Sustainable development has become a catchphrase today. It is indeed a paradigm shift in development thinking. तो हम सबको ऐसा करना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए ना कुछ भी अगर थिंकिंग कर रहे हैं तो किस हिसाब से करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे, कि ना हम सब बिना किसी चीज़ को क्षति किए हुए अच्छी तरीके से उसका यूज़ भी करें, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर भी करें। किसी चीज़ का ना हम सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, अब उसका ये नहीं देखते कि वेस्ट हो रहा है, तो वो चीज़ को छोड़ के हम सबको अच्छी तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए और इंटरप्रेट करना चाहिए नंबर ऑफ वेज अधेरेंस टू दिस पाथ इंश्योर लास्टिक डेवलपमेंट एंड नॉन डिक्लाइनिंग वेलफेयर फॉर ऑल। और वेलफेयर ऐसा काम करना चाहिए कि वेलफेयर फॉर ऑल हो सके कि फ्यूचर जनरेशन को भी उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था, ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।